अस्सलाम वालेकुम। आज बेटा बायो के अंदर हम अपना टॉपिक जो पढ़ेंगे वो माइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे और उसके अलावा माइटोसिस की दो फेज़ जो हैं वो हम पढ़ेंगे। ये वाला जो टॉपिक है कल वाले टॉपिक से ही रिलेट करता है। कल हमने सेल साइकिल के बारे में पढ़ा था कि एक सेल से अगला नया सेल या अगले नए सेल बनने तक जितने भी इवेंट होते हैं वो सेल साइकिल होते हैं। अब हमने ये देखना है कि सेल साइकिल आगे फर्दर जो है वो इनसे कैसे रिलेट करता है। अब बेटा मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि जो ऑर्गेनिज़म होते हैं पहले छोटे होते हैं, बाद में बड़े हो जाते हैं। कैसे बड़े हो जाते हैं? क्योंकि उनके सेल की तादाद बढ़ जाती है। अब वो सेल की तादाद कैसे बढ़ती है? उनके डिवाइड होने की वजह से। और जो सेल होते हैं दो तरह के प्रोसेस के ज़रिए डिवाइड होते हैं। एक को हम बोलते हैं माइटोसिस और एक को हम बोलते हैं मियोसिस। तो अब हम सबसे पहले जो है माइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे कि माइटोसिस है क्या। जो बेटा माइटोसिस है ये सेल डिवीजन का एक प्रोसेस है और इसमें होता क्या है कि एक सेल से दो नए सेल बनते हैं। वो जो दो नए सेल बनते हैं उनको हम डॉटर सेल बोलते हैं और उन डॉटर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम की तादाद उतनी ही होती है जितनी पेरेंट सेल में होती है। मतलब फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक सेल है, ये सेल डिवाइड हुआ और इसके नतीजे में हमारे पास दो नए सेल बने। अब बेटा ये जो दो नए सेल बने हैं इनको हम बोलेंगे डॉटर सेल और ये जो सेल है इसको हम बोलेंगे पेरेंट सेल। यानी कि जो नए सेल बनते हैं वो डॉटर सेल हैं और जिस सेल से वो बनते हैं उसको हम पेरेंट सेल कहते हैं। और इनमें बेटा होता क्या है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है। यानी कि अगर इनमें क्रोमोसोम की तादाद 2n है तो इन दोनों के अंदर भी क्रोमोसोम की तादाद 2n ही होगी। ये बेटा इसके लिए स्पेसिफिक है कि माइटोसिस का प्रोसेस एक्चुअली है क्या। ठीक है, दोबारा मैं रिपीट करने लगा हूँ कि एक पेरेंट सेल से दो नए डॉटर सेल बनना और उन डॉटर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम की तादाद भी उतनी ही रहना जितनी पेरेंट सेल में है, इसको हम माइटोसिस का नाम देते हैं। अब बेटा दो और चीज़ें यहाँ पे हम समझेंगे। हमारी बॉडी में दो तरह के सेल जो हैं मौजूद हैं। एक को हम बोलते हैं सोमैटिक सेल, एक को हम बोलते हैं जर्म लाइन सेल। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है इसको ज़रा समझ लें। अब देखिए बेटा हमारी बॉडी जिन सेल्स से बनी होती है उसको हम सोमैटिक सेल कहते हैं। यानी कि ये सोमैटिक सेल हैं, सेल्स ऑफ बॉडी। यानी कि हमारा जिस्म जिन सेल से बना होता है उनको हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं। इसके अलावा बेटा जो दूसरी तरह के सेल हैं उनको हम जर्म लाइन सेल बोलते हैं। जर्म लाइन सेल का दूसरा नाम है रिप्रोडक्टिव सेल और इनका एक और नाम है, इसको हम बोलते हैं सेक्स सेल्स। अब बेटा इनका फंक्शन ये होता है कि इनसे फर्टिलाइजेशन होती है, इनसे आगे रिप्रोडक्शन का अमल होता है और अगली नस्ल जो है वो प्रोड्यूस होती है। अब बेटा इनका बताने का मकसद क्या था? इनका बताने का बेटा मकसद ये है कि बॉडी के सेल भी डिवाइड होते हैं और जो जर्म लाइन सेल हैं ये भी डिवाइड होते हैं। कैसे होते हैं? जो सोमैटिक सेल हैं ये माइटोसिस के ज़रिए डिवाइड होते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है, और जो जर्म लाइन सेल हैं ये मियोसिस के ज़रिए डिवाइड होते हैं। ये हम बाद में पढ़ेंगे। अब बेटा माइटोसिस की तरफ आते हैं। माइटोसिस में क्या है? एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होंगी। अब बेटा जो माइटोसिस का अमल है इसमें दो मेन फेजेस हैं। एक बात ध्यान में रखें, अभी मैंने आपको ये बताया कि सेल डिवाइड होता है। सेल के दो मेन हिस्से हैं, एक को हम बोलते हैं न्यूक्लियस और यहाँ पे होता है साइटोप्लाज्म। इसका मतलब ये है कि जब सेल डिवाइड होगा न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा और साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होगा। तो बेटा जो न्यूक्लियस की डिवीजन होती है इसको हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस और जो साइटोप्लाज्म की डिवीजन है इसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। समझ आ गई है? यानी कि एक सेल डिवाइड होगा, पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा, बाद में उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। न्यूक्लियस की डिवीजन को हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं और साइटोप्लाज्म की जो डिवीजन है उसको साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। अब बेटा हम सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस को फोकस करेंगे कि कैरियोकाइनेसिस जो है वो कैसे होता है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब है सेल की डिवीजन कैसे होती है। अब बेटा जो सेल की डिवीजन है
उसके जो फेजेस हैं उनमें बेटा देखें, एक तो इसको हम बोलते हैं प्रोफेज, यानी कि माइटोसिस की जो फेज़ हैं उनमें एक आता है प्रोफेज, एक है मेटाफेज, एक है एनाफेज और एक है टीलोफेज। ये 4 फेजेस हैं जिसके ज़रिए न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होगा, यानी कि कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस होगा। अब बेटा सबसे पहले हम प्रोफेज की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। दोबारा सुन ले कि सेल जब डिवाइड होता है उसके 2 मेन फेज हैं, कैरियोकाइनेसिस है, साइटोकाइनेसिस है। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस की डिवीजन होगी और वो जो डिवीजन है वो 4 फेजेस में होगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अब हम सबसे पहले प्रोफेज के बारे में पढ़ने लगे हैं कि जो प्रोफेज है इसमें क्या चेंजेस आती हैं सेल के अंदर, ठीक है बेटा। अब देखो जो सेल है प्रोफेज स्टेज के अंदर, उसमें जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, अब इधर देखें, यानी कि प्रोफेज में ये हमारे पास सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है और ये प्रोफेज है। इसमें बेटा जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इस तरह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की सूरत में होता है, धागे की सूरत में होता है, इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। अब बेटा आगे क्या होता है कि ये जो क्रोमेटिन होता है ये कंडेंस हो जाता है और ये एक ख़ास शेप में आ जाता है, इसको हम क्रोमोसोम का नाम देंगे। यानी कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है बाद में एक स्पेसिफिक शेप में आ जाएगा, यानी कि इस तरह, ये इस तरह की शेप में आ जाएगा, फिर हम इसको क्रोमोसोम बोलेंगे। यानी कि ये वाला स्ट्रक्चर इस शेप में जब आ जाएगा कंडेंस होके, तो फिर हम इसको क्रोमोसोम बोलेंगे, यानी कि क्रोमेटिन क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। और ये वाली जो चेंजेस है ये कहाँ पे आ रही हैं? कैरियोकाइनेसिस की पहली फेज़ जिसको प्रोफेज कहा जाता है, ठीक है। दोबारा सुन लें कि प्रोफेज में क्या चेंज आता है। प्रोफेज में ये होता है कि सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होता है, इसको क्रोमेटिन बोला जाता है और क्रोमेटिन कंडेंस होके एक स्पेसिफिक शेप में आ जाता है, इसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। अब बेटा और इसके अंदर क्या चेंजेस आती हैं? अब बेटा क्रोमेटिन जब क्रोमोसोम में चेंज होता है तो ये क्या होता है, ये 2 सिस्टर क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात हमने कल भी पढ़ी थी। इधर देखें ज़रा, ये बेटा हमारे पास स्ट्रक्चर जो अभी मैंने बनाया, ये वाला और ये वाला हिस्सा, इसको हम बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर, इनको हम सिस्टर क्रोमेटिड का नाम देंगे। अब बेटा होता क्या है कि जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं ये सेंट्रल पॉइंट जो है इसके साथ अटैच होते हैं, इसको हम सेंट्रोमेयर कहते हैं। कल भी हमने ये पढ़ा था। ये वाला हिस्सा जो है इसको हम सेंट्रोमेयर कहते हैं और इसके ऊपर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है जिसको काइनेटोकोर बोला जाता है। काइनेटोकोर। फेजेस मराहल को बेटा बोलते हैं, ठीक है, जो मरहले होते हैं। अच्छा अब देखें इधर कि ये सेंट्रोमेयर है और इसके ऊपर स्पेसिफिक प्रोटीन होती है जिसको काइनेटोकोर कहते हैं। अब काइनेटोकोर का फंक्शन जो है वो भी हम साथ पढ़ लेंगे। अब बेटा जो काइनेटोकोर है ये जो है ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है और ये क्या करती है, अब इधर देखें ज़रा, ये बेटा इधर देखें, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है। ये इधर कल हमने स्पिंडल फाइबर के बारे में भी पढ़ा था। ये बेटा स्पिंडल फाइबर हैं, ये वाले और ये वाले। अब बेटा ये जो काइनेटोकोर होती है ये क्या करती है कि ये इस स्पिंडल फाइबर के साथ जाके लग जाती है। यानी कि ये हमारे पास क्रोमोसोम है, यहाँ पे सेंट्रोमेयर है और काइनेटोकोर प्रोटीन है। ये वाली काइनेटोकोर प्रोटीन जो है ये इस तरह स्पिंडल फाइबर के साथ जाके लग जाएगी। यानी कि ये देखें यहाँ पे काइनेटोकोर है और ये स्पिंडल फाइबर है, ये उसके साथ जाके लग गई है। यानी कि स्पिंडल फाइबर के साथ जाके इसने अटैच हो जाना। अब बेटा देखें ये जो स्पिंडल फाइबर है ये कहाँ से डेवलप होते हैं? ये हमारे पास सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये बेटा यहाँ पे मौजूद होते हैं, सेंट्रोसोम जिसको हमने बोला था। अब बेटा होता ये है कि ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं यानी कि कलेक्टिवली हम इनको सेंट्रोसोम का नाम देते हैं। अब बेटा ये डिवाइड होते हैं, जब ये डिवाइड होंगे तो ये डिवाइड होके इस तरह ऑपोजिट पोल पे चले जाएंगे। ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस के करीब होते हैं और बाद में क्या होता है
कि ये डुप्लीकेट होते हैं और डुप्लीकेट होके ये दो ऑपोजिट पोल में चले जाते हैं। अब बेटा जब ये दो ऑपोजिट पोल पे चले जाते हैं तो फिर क्या होता है, इनसे माइक्रोट्यूब्यूल्स डेवलप होती हैं, यानी कि इस तरह इनसे छोटी छोटी ट्यूब्स निकलना शुरू होंगी इस तरह। अब ये जो है ये स्पिंडल फाइबर के स्टार्ट होने का मरहला होता है। अच्छा, इसके अलावा बेटा ये जो स्पिंडल फाइबर होते हैं, स्पिंडल फाइबर का जो कंप्लीट सेट होता है इसको माइटोटिक स्पिंडल बोलते हैं। ये जो चेंज आ रही है ये मैं वो आपको बता रहा हूँ कि सेल के अंदर प्रोफेज के दौरान जो चेंजेस आ रही हैं वो कैसे कैसे आ रही हैं। अच्छा बेटा, अब ये जो कंप्लीट सेट होगा, ये मैंने यहाँ पे स्पिंडल फाइबर बनाए हुए हैं काफ़ी सारे, ठीक है, तो ये इनका कंप्लीट सेट जो होगा उसको हम माइटोटिक स्पिंडल का नाम देंगे। अच्छा बेटा, इस फेज के अंदर एक और चीज़ क्या होती है, इसमें बेटा एक तो इसका जो न्यूक्लियोलस होता है, एक होता है न्यूक्लियस, इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है उसको न्यूक्लियोलस बोला जाता है। इसके अलावा जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो बेटा टूट जाते हैं, यानी कि यहाँ पे इस तरह ये न्यूक्लियस था, अब बेटा इसके अंदर न्यूक्लियोलस था, अब होगा क्या कि ये न्यूक्लियोलस और जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये डिग्रेड हो जाएगा, ये टूट जाएगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद बेटा अगर हम प्लांट सेल की बात करें, ये तो हो गया एनिमल सेल्स के अंदर जो स्पिंडल फाइबर है वो कैसे डेवलप होते हैं। देखो बेटा, जो प्लांट सेल होता है उसमें सबसे पहले ही होता है, प्लांट सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। इसमें बेटा छोटा सा न्यूक्लियस होता है, वैक्यूल होता है बड़ा, इसमें वैक्यूल की वजह से इसने न्यूक्लियस को एक तरफ पुश किया होता है। अब बेटा देखिए, इसमें अभी हमने पढ़ा कि सेंटियोल होते हैं न्यूक्लियस के करीब इस तरह, और बाद में जो है वो स्पिंडल फाइबर डिवाइड होते हैं, ऑपोजिट पोल पे चला जाता है, स्पिंडल फाइबर बन जाता है। अब बेटा यहाँ पे सेंटियोल नहीं होते, अगर इसमें सेंटियोल नहीं होते लेकिन डिवीजन तो इसकी भी होनी है, अब वो डिवीजन होने के लिए स्पिंडल फाइबर भी बनेगा। अब वो स्पिंडल फाइबर जो है वो कहाँ से आएगा, अब बेटा उन्होंने कहा कि इसके अंदर इसका जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर ट्यूबुलन प्रोटीन होती है, उस ट्यूबुलन प्रोटीन की वजह से इसमें स्पिंडल फाइबर जो है वो अटैच होता है। ये प्लांट सेल की बात की है, उससे पहले जो हमने बात की थी वो एनिमल सेल की बात की थी। अच्छा बेटा, ये पहला मरहला था प्रोफेज का, इसको मैं दोबारा रिपीट करने लगा हूँ कि प्रोफेज के अंदर क्या चेंजेस आएंगे। अब इधर डायग्राम पे देखें ज़रा, ये बेटा प्रोफेज में हुआ ये कि ये हमारे पास क्रोमेटिन है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जो सेंटियोल थे वो ऑपोजिट पोल पे चले गए और इन सेंटियोल से ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर स्पिंडल फाइबर निकलना शुरू हुए हैं, ये स्पिंडल फाइबर बन रहे हैं। और इसके बाद बेटा हुआ क्या कि इनका ये जो न्यूक्लियस था और इसमें जो न्यूक्लियोलस था वो डिग्रेड हो गया, वो टूट गया, और ये जो क्रोमेटिन था ये क्रोमोसोम की शेप में चेंज हो गया। और उसके अलावा ये जो क्रोमेटिन होता है, ये जो माइटोटिक स्पिंडल होता है, जिसको हमने माइटोटिक स्पिंडल कंप्लीट सेट ऑफ स्पिंडल फाइबर, इसके ऊपर ये क्रोमोसोम जो है ये जाके लगना शुरू हो जाती हैं। क्रोमोसोम का कौन सा हिस्सा इसके ऊपर जाके अटैच होता है, काइनेटोकोर प्रोटीन बेटा इसके साथ जाके अटैच होता है, ठीक है। तो ये बेटा इसमें मेजर चेंजेस आती हैं प्रोफेज के दौरान। अच्छा बेटा, इसके अलावा ये 1, 2 और ये 3, ये बेटा तीनों के तीनों स्ट्रक्चर जो हैं ये प्रोफेज के दौरान जो चेंजेस आ रही हैं ये वो हैं। पहली स्टेज में ये होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में है, जिसको हमने क्रोमेटिन बोला। अब ये जो क्रोमेटिन है ये एक स्पेसिफिक शेप में चला जाता है, जिसको क्रोमोसोम बोला जाता है। इसके अलावा बेटा जो सेंटियोल से उनसे स्पिंडल फाइबर डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, और उसके अलावा जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो डिग्रेड हो जाता है, और उसके अलावा जो है फिर ये जो क्रोमोसोम होती हैं ये उन स्पिंडल फाइबर के साथ काइनेटोकोर प्रोटीन के ज़रिए अटैच हो जाती हैं। ये बेटा प्रोफेज की बात थी। अब बेटा इसका जो अगला फेज़ है कैरियोकाइनेसिस का वो है मेटाफेज़। अब हमने ये देखना है कि मेटाफेज़ के दौरान सेल के अंदर क्या चेंजेस आती हैं। अब बेटा जो मेटाफेज़ प्लेट है इसमें ये होता है कि स्पिंडल फाइबर जो है वो ग्रो करते हैं, यानी कि ये स्पिंडल फाइबर है, इनकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है इस तरह।
ये तो डिसइंटीग्रेट हो गया था, ये डिग्रेड हो गया था, टूट गया था। अच्छा बेटा, इसमें दो तरह के स्पिंडल फाइबर आते हैं। एक को हम बोलते हैं काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर और एक को हम बोलते हैं नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए बेटा, ये जो क्रोमोसोम है, जो स्पिंडल फाइबर है, ये इधर से निकला, ऐसे आया, इधर से ये निकला, ये एक दूसरे के साथ अटैच हो गए। इनको हम बोलते हैं काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। अब ये जो है, ये भी काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर है, इधर से आया, ये इधर से निकला, एक दूसरे के साथ अटैच हो गए। ये इधर से आया, ये इधर से आया, एक दूसरे के साथ अटैच हो गए। ये इधर से आया, ये इधर से आया, एक दूसरे के साथ अटैच हो गए। लेकिन बेटा यहाँ पे कुछ स्पिंडल फाइबर ऐसे हैं, मतलब फ़र्ज़ करेंगे एक इस तरह निकलेगा, अब एक ये है, ये एक दूसरे के साथ अटैच नहीं हुए अभी, इनको हम बोलेंगे नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। अब जो बेटा क्रोमोसोम होती हैं वो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर के साथ जाकर अटैच होती हैं। यानी कि अब ये काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर है, ये जो क्रोमोसोम है ये इधर, इसके ऊपर जो काइनेटोकोर था वो इसके ऊपर जाके अटैच हो गया, यानी कि काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर के ऊपर। अब बेटा ये जो नॉन काइनेटोकोर है, इनके ऊपर जो क्रोमोसोम है वो अटैच नहीं हुई, तो फिर ये क्या करती हैं, बाद में ये होता है कि ये जो नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर है ये बाद में एक दूसरे के साथ अटैच हो जाती हैं। अब ये देखें बेटा, ये सारा स्ट्रक्चर है इस तरह, ठीक है, ये स्पिंडल फाइबर है, ये क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ आ गई हैं। अब बेटा देखिए, अगर हमारे पास कोई चीज़ है, हम उसमें एक दरमियान से इमेजिनरी लाइन ड्रा करें तो उसे इक्वेटर बोलते हैं, इक्वेटर। अब बेटा होता ये है मेटाफेज के अंदर कि जो क्रोमोसोम होती हैं वो एक इक्वेटर में इस तरह इकट्ठी हो जाती हैं, देखें लाइन अप हुई हैं। अब बेटा ये वाला जो स्ट्रक्चर होगा ना, इसको हम बोलेंगे मेटाफेज प्लेट, इसे बोलेंगे मेटाफेज प्लेट। ये मेटाफेज प्लेट है। अब मेटाफेज प्लेट का काम क्या है, ये आगे फेज़ आएगा, ठीक है, और ये जो है बेटा ये सेल को आगे मज़ीद डिवाइड होने में जो है उसकी हेल्प करेगा। तो ये बेटा हमारा आज का टॉपिक था। अब मैं दोबारा इसको जो है एक दफ़ा रिव्यू देने लगा हूँ, ताकि अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो वो समझ जाएं और तवज्जो जो है वो दोबारा इधर अपनी कंसंट्रेशन कर लें ज़रा। आज बेटा हमने पढ़ा माइटोसिस। जो माइटोसिस है ये सेल डिवीजन की एक टाइप है। इसमें एक सेल से दो नए सेल बनते हैं। जो दो नए बनने वाले सेल हैं उन्हें डॉटर सेल बोलते हैं, और जिस सेल से वो बने होते हैं उसको पेरेंट सेल बोला जाता है। दो नए बनने वाले सेल में क्रोमोसोम की तादाद उतनी ही होती है जितनी पेरेंट सेल में होती है। ये स्पेसिफिक चीज़ है इस सेल डिवीजन के लिए। और इसमें हमने बेटा दो तरह के सेल पढ़े, एक हमने पढ़ा सोमैटिक सेल और एक हमने पढ़ा जर्म लाइन सेल। जो सोमैटिक सेल होते हैं उनसे हमारी बॉडी बनती है, और जो जर्म लाइन सेल होते हैं ये रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। ये भी सेल डिवाइड होते हैं, ये भी सेल डिवाइड होते हैं। ये कैसे होते हैं? माइटोसिस के ज़रिए। और ये कैसे होते हैं? ये मियोसिस के ज़रिए। कैनफ CANA ये अभी मैंने देखा नहीं है, अभी मैं देख के बताता हूँ, क्या बाद में बता देंगे। अच्छा, इसको ज़रा पहले देख लें प्रोसेस को सारे को। अच्छा, दोनों सेल जो हैं डिवाइड होते हैं ये माइटोसिस के ज़रिए, मियोसिस के ज़रिए। अब बेटा माइटोसिस की तरफ आते हैं, ये हमारा टॉपिक है। माइटोसिस में सेल डिवाइड होता है, एक सेल से दो नए सेल बनते हैं। तो जब बेटा एक सेल डिवाइड होता है उसका न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है और उसका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है। जो न्यूक्लियस की डिवीजन होती है इसको कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, और जो साइटोप्लाज्म है उसकी डिवीजन को साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। अब बेटा जो कैरियोकाइनेसिस होता है इसकी आगे चार फेज़ हैं, प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़ और टीलोफेज़। आज हमने सिर्फ दो फेज़ पढ़ी हैं, एक प्रोफेज़ पढ़ा है और एक हमने मेटाफेज़ पढ़ा है। अब प्रोफेज़ में क्या चेंज आता है? प्रोफेज़ में बेटा ये होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है इसको क्रोमेटिन बोला जाता है। अब ये जो क्रोमेटिन होता है ये एक ख़ास शेप में चला जाता है, इसको क्रोमोसोम बोलेंगे। और बेटा इसमें होता क्या है कि इसके दो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह मैंने आपको बताया, ये जो है इसको हम बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिड। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये और ये सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं। और इसके ऊपर ये बेटा सेंट्रल पॉइंट जो है इसको सेंट्रोमेयर बोलते हैं। सेंट्रोमेयर के ऊपर एक
स्पेसिफिक प्रोटीन होती है उसको हम काइनेटोकोर प्रोटीन कहती हैं, जो स्पिंडल फाइबर के साथ जाके अटैच होती हैं। इसके अलावा अब बेटा बात ये है कि अभी मैंने बताया कि जो स्पिंडल फाइबर हैं वो किधर से आते हैं। मैंने आपको बताया कि किसी भी सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसके साथ सेंट्रियोल होते हैं। ये न्यूक्लियस है, ये सेंट्रियोल है। अब ये जो सेंट्रियोल्स हैं जिनको हम कलेक्टिवली सेंट्रोसोम बोलते हैं, ये डिवाइड होकर ऑपोजिट पोल पे चले जाते हैं और इनसे स्पिंडल फाइबर डेवलप होना शुरू हो जाते हैं और स्पिंडल फाइबर का जो कंप्लीट सेट होता है उसको माइटोटिक स्पिंडल बोलते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा बेटा और इसमें क्या चेंज आती है, इसका जो न्यूक्लियोलस होता है और इसका जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है वो डिग्रेड हो जाता है, वो टूट जाता है। ये एनिमल सेल की बात थी। अब हम प्लांट सेल की जब हम बात करेंगे तो इसमें बेटा होगा क्या कि जो उसका न्यूक्लियोलस है वो पहले सेंटर में आता है, उसके बाद चूंकि इसमें सेंट्रियोल नहीं होते तो उसके बाद क्या होता है, उसके स्पिंडल फाइबर कहाँ से बनते हैं, उसके अंदर ट्यूबुलेंट प्रोटीन होती है। ये मैंने स्ट्रक्चर बना के दिखाया था कि इसमें जो ट्यूबुलेंट प्रोटीन है वो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर जो है वो डेवलप करेंगी। ठीक है, ये सारी की सारी चेंजेस जो हैं ये प्रो फेज़ के अंदर आई हैं। अब अगली फेज़ जो है वो है मेटा फेज़। अब बेटा मेटा फेज़ में क्या हुआ है कि जो स्पिंडल फाइबर होते हैं उनकी लेंथ जो है वो इंक्रीज़ करना शुरू कर देती है। यानी कि सपोज़ करें कि ये हमारे पास ये स्पिंडल फाइबर निकल रहे हैं सेंट्रियोल से। अब हो गया कि इनकी जो लेंथ है वो इसमें इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, इसकी लेंथ जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है और फिर एक वक्त आता है कि ये इस तरह आपस में अटैच हो जाते हैं। इनको हम काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर बोलते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपस में अटैच नहीं होते, इसको हम नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर बोलते हैं। और ये बेटा चेंजेस आई हैं प्रोफेज में। जो चेंजेस आती हैं ये क्रोमाटिन है, क्रोमाटिन क्रोमोसोम में चेंज हुआ। इसके अलावा स्पिंडल फाइबर डेवलप हुए और क्रोमोसोम के जो काइनेटोकोर हैं ये काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर के साथ जाके अटैच हो गए हैं। और इसके अलावा बेटा जो मेटाफेज होता है उसमें ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये सेंटर में एक दूसरे के साथ अलाइन हो जाती हैं और इसको ये इक्वेटर बोलते हैं। जो सेंट्रल इमेजिनरी लाइन होती है उसे इक्वेटर बोलते हैं। एक साथ हो जाते हैं, ये दरमियान में आ जाते हैं और ये जो स्ट्रक्चर होगा इसको हम मेटाफेज प्लेट बोलेंगे। ये बेटा दो फेजेस होगी हमारे पास, प्रोफेज और मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज।